दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में कोई रीसेल की प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो कि पहले किसी के नाम से दर्ज है और उसकी पहले उस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हो चुकी है और अब हम उसको खरीदना चाहते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि हमारे साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो और किसी भी तरह का वाद विवाद होने की कंडीशन न बन पाए। सबसे पहली सावधानी जो आपको रखनी है वो ये रखनी है कि जैसे आपकी उस व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदने की डील हो जाती है, पेमेंट तय हो जाता है, एडवांस के तौर पर क्या देना है वो सब तय हो जाता है और एग्रीमेंट बनने की जब कंडीशन आती है तो सबसे पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि उस व्यक्ति से मूल फाइल की डिमांड करें, यानी कि ओरिजिनल दस्तावेज को आपको चेक करना है। अगर वो ओरिजिनल दस्तावेज आपको न दिखाए, सिर्फ फोटोकॉपी दिखाए और एडवांस लेना चाहे तो आपको मना कर देना है। आपको ये बोलना है कि भैया पहले ओरिजिनल फाइल लेकर आओ, उसके बाद मैं आपको एडवांस दूंगा। दोस्तों, 22 सालों से रियल एस्टेट के इस फील्ड में मैंने अक्सर कई बार ये देखा है कि फोटोकॉपी की बेस पर जब कोई सौदा हो जाता है, एडवांस दे दिया जाता है और एग्रीमेंट टू सेल भी बन जाता है और जब रजिस्ट्री का टाइम आता है तो कई बड़े बड़े फ्रॉड सामने आते हैं। कई ओरिजिनल दस्तावेज मौजूद ही नहीं होते, कई ऐसे दस्तावेज डुप्लीकेट होते हैं, कई तरह की मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। अब इसमें ओरिजिनल दस्तावेजों में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कमी सामने आ सकती है, क्या क्या फ्रॉड सामने आ सकता है, उसमें सबसे पहला यह है कि हो सकता है उस प्रॉपर्टी के दस्तावेज में से, मूल फाइल में से कोई एक आध पेपर गुम हो गया हो, मिसप्लेस हो गया हो, या ये हो सकता है उस व्यक्ति ने जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी की फाइल किसी भी प्राइवेट ब्याज देने वाले साहूकार के पास गिरवी रख रखी हो या उसने किसी बैंक से लोन ले रखा हो और ये सब बातें वो आपसे छुपा रहा हो। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है, प्रॉपर्टी जॉइंट होती है, यानी कि हस्बैंड वाइफ के नाम से होती है और हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, वाद विवाद हो जाता है, कोर्ट में तलाक का केस चल रहा होता है और वाइफ का उस प्रॉपर्टी पर कब्जा होता है और हस्बैंड उसको बेचना चाहता है, खरीदने वाले से वो बात छुपाना चाहता है। इसके अलावा वो प्रॉपर्टी के पेपर बैंक लॉकर में पड़े हो सकते हैं और बैंक लॉकर जॉइंट दो भाइयों के नाम से हो सकता है और उन दो भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है और जॉइंट लॉकर होल्डर होने की वजह से दूसरा भाई उस लॉकर को खोले ही नहीं तो वो आपको पेपर कहां से लाके देगा। तो ये तमाम तरह की मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं। तो इन सारी बातों से बचने के लिए आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात की ताकीद कर लेनी चाहिए, उस व्यक्ति से ओरिजिनल प्रॉपर्टी के दस्तावेज देखने के बाद ही आपको बयाना देना चाहिए, एडवांस के तौर पर पेमेंट देना चाहिए। और इसमें ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति दो चार ओरिजिनल पेपर लाकर आपको दिखा दे और आप उस बात पे एग्री हो जाएं। बिल्कुल नहीं, आपको प्रॉपर्टी की पूरी चैनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखनी है। तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट उसमें हैं वो ओरिजिनल आपको जांचने हैं और अगर आपको ओरिजिनल पेपर चेक करने नहीं आते तो किसी जो प्रॉपर्टी का काम करता हो ऐसे लॉयर से चेक करवा सकते हैं या किसी भी रियल एस्टेट एजेंट या बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर को भी आप वो डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को जब आप डॉक्यूमेंट्स चेक करा देंगे तो वो चैनल डॉक्यूमेंट्स देखकर आपको ये बता देगा कि फला प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पर आकर खत्म हो रही है और इसके बीच कोई भी चैन खत्म तो नहीं हो रही है, टूट तो नहीं रही है। यानी कि वो आपको उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को देखकर ये बता देगा कि उसके डॉक्यूमेंट्स में कहीं किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है। अब दोस्तों, जो दूसरी सावधानी आपको रखनी चाहिए वो ये है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदते समय, चाहे वो प्रॉपर्टी दुकान हो, मकान हो, कृषि भूमि हो, फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, तो उसको खरीदने से पहले आपको इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किसका है। वो प्रॉपर्टी जो बेच रहा है उसका कब्जा है या उसने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है, किराए पे दे रखा है, और अगर किराए पे दे रखा है तो किराएदार से उसकी क्या कंडीशंस हैं। आपको किराएदार से जाकर मिल लेना चाहिए, ये पता कर लेना चाहिए कि किराएदार की मकान मालिक से कोई अनबन तो नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं हो रखा है, क्या वो प्रॉपर्टी को तय समय में खाली कर देगा या नहीं करेगा। ये तमाम सारी चीज़ों की गहन जानकारी आपको अपने लेवल पर पता कर लेनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मकान मालिक और किराएदार के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है, यानी कि उसमें कोई ऐसी विवादित बात है, तो आपको मकान मालिक से प्रॉपर्टी का एडवांस देने से पहले इस बात की ताकीद कर लेनी चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी का कब्जा खाली करवा ले, यानी कि कब्जा खाली होने के बाद ही आपको एडवांस के तौर पर अमाउंट देना चाहिए। अगर आपने एडवांस के तौर पर पैसा पहले ही दे दिया और उसके बाद किराएदार को जब ये बात पता चली तो वो अगर उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करेगा तो आपका एडवांस पैसा दिया हुआ खटाई में पड़ सकता है, डूब सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी में हाथ क्यों डालें जिसमें कोई विवाद हो, डिस्प्यूट हो
मकान मालिक किराएदार का कोई लफड़ा हो, पैसा भी देना और सरदर्द भी मोल लेना, तो ये उचित नहीं है। इसलिए सोच समझकर, ये देखकर कि मकान मालिक और किराएदार का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इस बात की तसल्ली करने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोचें और उसके बाद ही आप एडवांस के तौर पर पैसा दें। कई बार प्रॉपर्टी बेचने वाले की प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा होता है और वो इस बात को आपसे छिपा लेता है। तो अपने लेवल पर आप कैसे पता करेंगे कि उस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है? तो उसके 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी बेचने वाले से ही ये क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या उस प्रॉपर्टी पर लोन चल रहा है। अगर वो मना करे तो इसके बाद आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। वहाँ पर किसी भी तरह के कोई लोन डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं या नोटिस वगैरह पे बैंक का कोई भी ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि उस प्रॉपर्टी पर इतना लोन है, तो ये तमाम सारी बातें आपको ये बता देगी कि उस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन है। इसके अलावा ओरिजिनल पेपर जब बेचने वाला आपको नहीं दिखाएगा तो उस कंडीशन में भी आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन हो सकता है और वो पेपर मॉर्गेज के तौर पर बैंक में गिरवी रखे हुए हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये पता हो कि उस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन है तो आपको एडवांस देने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस व्यक्ति ने बैंक को दे रखे हैं। आपको उस व्यक्ति से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मांग लेना चाहिए। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऐसा दस्तावेज है जो बैंक की तरफ से जारी किया जाता है और बैंक उसमें ये बताता है कि फलां प्रॉपर्टी के ये डॉक्यूमेंट्स उसने अपने पास ले रखे हैं। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस प्रॉपर्टी में ये डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास मॉर्गेज के तौर पर गिरवी पड़े हैं। अब दोस्तों, आपने ये तसल्ली कर ली कि प्रॉपर्टी के पेपर सही सलामत हैं और वो प्रॉपर्टी पाक और साफ है, और जब आप एडवांस देने जा रहे हैं, एग्रीमेंट बनने की कंडीशन आ रही है, तो आपको एक पक्का एग्रीमेंट बनवाना चाहिए और उस एग्रीमेंट में उस प्रॉपर्टी की खरीद से संबंधित तमाम कंडीशंस को लिख देना चाहिए। कितने में सौदा हो रहा है, कितना पैसा आप अभी दे रहे हैं, कितना पैसा रजिस्ट्री के पहले देंगे और कितने टाइम से उस प्लॉट की या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा लेंगे। उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखनी चाहिए। उस प्रॉपर्टी की साइज क्या है, वो किस जगह स्थित है, उस प्रॉपर्टी के आसपास कौन कौन से प्लॉट्स हैं, उस प्रॉपर्टी के सामने रोड कितने फीट है, ये तमाम तरह की पूरी डिटेल्स आपको सेल एग्रीमेंट में लिखवा देनी चाहिए और पक्का एग्रीमेंट करवाना चाहिए। कई बार ये होता है कि एडवांस देने के वक्त हम एक कच्चा एग्रीमेंट बना लेते हैं या एक पर्ची पर लिख लेते हैं, फला व्यक्ति को इस प्रॉपर्टी के पेटे हमने इतने रुपए एडवांस के तौर पर दिए हैं। लेकिन अगर अकस्मात ऐसी कोई घटना हो जाए, मान लो प्रॉपर्टी बेचने वाले की मृत्यु हो जाए, उस पर्ची को लेकर आपको घूमते रहना पड़ेगा। उस पर्ची का आपको कुछ फायदा नहीं होगा। वो तमाम दिए हुए पैसे आपके डूब सकते हैं क्योंकि वो व्यक्ति तो चला गया। और अगर पक्का एग्रीमेंट होगा तो आप उनके वारिस से अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं और कानूनी तरीके से भी उसके वारिसान से उस पैसे को आप वसूल कर सकते हैं या वो प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं उस प्रॉपर्टी में आपको ये देख लेना चाहिए कि बेचने वाले कितने लोग हैं, यानी कि वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट है, सिंगल है या 2 या 3 व्यक्तियों के ज्वाइंट नाम से है। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं तो खरीदते वक्त जब सेल एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको उन तमाम व्यक्तियों के उसमें नाम ऐड करने हैं, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल में आपको सेलर के तौर पर 3 या 4 जो भी व्यक्तियों के नाम प्रॉपर्टी है तो उन तमाम व्यक्तियों के नाम से सेल एग्रीमेंट कराना है। और जितने भी नाम उसमें हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ और बेटा बेटी का नाम है, चारों व्यक्तियों के एक साथ नाम है, तो आपको उन चारों व्यक्तियों के सिग्नेचर सेल एग्रीमेंट पर करवाने हैं। चारों की आईडी भी उसमें मेंशन करवानी है। इसके अलावा एडवांस के तौर पर जो पैसा आप देते हैं, तो आप अगर 2 व्यक्तियों के नाम प्रॉपर्टी है या 4 व्यक्तियों के नाम से प्रॉपर्टी है तो वो एडवांस के तौर पर दिया गया पैसा चारों के अकाउंट्स में बराबर बराबर आपको देना पड़ेगा। यानी कि किसी एक व्यक्ति को पैसा आप नहीं दे सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी 4 व्यक्तियों के नाम है और आपने पैसा किसी एक व्यक्ति के बैंक में ट्रांसफर कर दिया। आप ये सोच रहे हैं कि एडवांस के तौर पर ही तो दिया जा रहा है, लेकिन ये गलत होगा, लीगल नहीं होगा। आपको उन चारों व्यक्तियों के नाम से बराबर बराबर, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर उनको दे रहे हैं और वो 4 व्यक्ति हैं, तो आपको 25-25 हजार रुपए चारों के अकाउंट में बराबर बराबर डालकर 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर शो करना पड़ेगा। कई बार ज्वाइंट रजिस्ट्री होने की कंडीशंस में अगर आप एक व्यक्ति को पैसा दे देते हैं, यानी कि घर का मुखिया होता है और वो कहता है कि बाकी के तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो आप एडवांस के तौर पर दे दीजिए। और विवाद होने की या डिस्प्यूट होने की कंडीशन में
उस पर परिवार के बाकी लोग क्लेम कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी उनके नाम से थी और उनको एडवांस के तौर पर कोई भी पैसा नहीं मिला है, इसलिए हम उस प्लॉट की या उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। इसके अलावा कुछ और बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान आपको कर लेना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उसका म्यूटेशन हो रखा है या नहीं हो रखा है, इस बात की जानकारी आपको ले लेनी चाहिए। पटवारी से जाकर मिल लेना चाहिए या तहसील में जाकर आपको इस बात की तस्दीक कर लेनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी का लास्ट दस्तावेज, म्यूटेशन, नामांतरण या दाखिल खारिज उसके पास है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, प्रॉपर्टी आप अगर कहीं पर खरीद रहे हैं तो आपको ये जानकारी प्रॉपर्टी का एडवांस देने से पहले कर लेनी चाहिए, और वो ये है कि आपको ये पता कर लेना चाहिए कि उस एरिया की प्रॉपर्टी बिकती है, और बिकती है तो क्या सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होती है, यानी कि वहाँ पर सेल बेचान प्रतिबंधित तो नहीं है। ऐसा कोई कानून तो नहीं है कि वहाँ की प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ही न हो। ऐसी कंडीशन में आपका एडवांस दिया हुआ खटाई में पड़ सकता है, आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको ये पता कर लेना चाहिए कि वहाँ की किसी भी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन की मान्यता कितनी है, यानी कि कितनी मंजिल तक वहाँ पर हम बिल्डिंग बना सकते हैं, बिल्डिंग बायलॉज क्या है, बिल्डिंग बनाने का कानून क्या है, और वहाँ पर कितनी स्टोरी बनाने की हमें परमिशन मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें आपको पहले से पता कर लेनी चाहिए। इसके बाद इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका टाइटल उस व्यक्ति के पास किस प्रकार से आया है, इस बात की जांच कर लेनी चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड में मिली है, वसीयत के द्वारा मिली है, या उसने अपने पैसों से उस संपत्ति को खरीदा है। अगर उसने अपने पैसों से संपत्ति को खरीदा है तब तो कोई तरह की दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर उस संपत्ति को उसने वसीयत के द्वारा प्राप्त किया है और आप उससे खरीदने का सौदा कर लेते हैं, और मान लीजिए उस व्यक्ति को वो नाजायज़ तरीके से वसीयत के जरिए मिली है और उसके बाकी के परिवार के सदस्य उस प्रॉपर्टी पर कोई रिट डाल देते हैं, कोई केस लगा देते हैं, तो आपका पैसा दिया हुआ एडवांस के तौर पर खटाई में पड़ सकता है और आपका पैसा डूबने की नौबत आ सकती है। अब दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात और रह जाती है, और वो रह जाती है टीडीएस के संबंध में। किसी भी प्रॉपर्टी का 50 लाख के ऊपर अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें टीडीएस जमा करवाना होता है, और वो टीडीएस सेलर की ओर से बायर जमा करवाता है, और ये लाइबिलिटी बायर की ही होती है। सेलर कई बार कोताही बरत लेता है और बाद में पेनल्टी के स्वरूप खरीदार को इसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जितने अमाउंट में आपकी प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा हुआ है उसमें से किसी भी जानकार से टीडीएस की वैल्यू निकलवाकर, जो कि आमतौर पर 1% होता है, उस टीडीएस की वैल्यू को निकलवाकर उस पैसे से एडवांस के तौर पर जो पैसा आप देना चाह रहे हैं उसमें से टीडीएस को जमा करवाकर उसकी रिसिप्ट आप प्रॉपर्टी बेचने वाले को दे दें, और वो पैसा आप टोटल अमाउंट में से लेस कर लें। ये बेहतरीन तरीका है। ये लाइबिलिटी प्रॉपर्टी खरीदने वाले की बनती है टीडीएस को जमा करवाने की। और बहुत सारी ऐसी सावधानियां हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते वक्त खरीदार को ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन ये तमाम सारी बातें एक वीडियो में संभव नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर आप लोग देखने में रुचि नहीं दिखाते, इसलिए बेहतर है कि मैं बाकी की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले किसी भी प्रॉपर्टी के खरीदार को क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस ध्यान में रखना चाहिए, ताकि उसके साथ किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के वक्त धोखा ना हो, फ्रॉड ना हो, और उसको एडवांस देने के बाद अपने पैसे के लिए दर दर भटकना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।